Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Matrix by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास से बड़ी स्पेशल क्लास है। इस क्लास के अंदर मैं 2 से 3 चीजों को डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक रीसेंट डेवलपमेंट के हवाले से कि सर अब हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है, हम सेकंड ईयर के अंदर हैं या फिर अभी हमारे सेकंड ईयर के पेपर्स होने वाले हैं, हमारी ए लेवल्स की मई जून सीरीज स्टार्ट होने वाली है। हम किस तरीके से इस रिमेनिंग टाइम को कंज्यूम करते हुए अपने एप्टीट्यूड की तैयारी करें, या सर क्या मुझे एयर गैप लेना चाहिए। मेरे पास एक क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा, सर क्या मैं एयर गैप ले लूं, या फिर सर अगर मैं अपनी मई जून सीरीज के बाद ए लेवल्स के बाद पढ़ना स्टार्ट करूं तो क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे, या फिर सर एनईडी का राउंड 2 अगर मैं सिर्फ दे दूं। अब अगेन 2 चीजें जहन में रखिएगा, अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि एनईडी का राउंड 2 कब होगा या कब नहीं होगा। रिमेंबर दिस थिंग। तो भाई 2 चीजें बेटा अपने जहन में रखिए कि भाई आपके इंटरमीडिएट के रिजल्ट की कोई कदर कीमत नहीं है, क्योंकि आपके इंटरमीडिएट का रिजल्ट जिस तरह का आता है और जितने देर से आता है, तो जाहिर सी बात है अब जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उस चीज से दूर जा चुकी हैं। तमाम यूनिवर्सिटीज अब फर्स्ट ईयर की बेसिस के ऊपर आपको एडमिशन दे रही है। तो आपको एक चीज सबसे पहले अपने जहन में बहुत कैटेगोरिकली बहुत क्लियर रखनी है कि भाई आपका जो एडमिशन हो रहा है वो आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज के ऊपर हो रहा है। आपकी जो भी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज थी, आपने जो भी फर्स्ट ईयर के अंदर मेहनत करी थी, जी जान से पढ़ाई करी थी, उसकी बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। या फिर वो बच्चे जो इस वक्त ए लेवल्स के अंदर बैठे हुए, उनकी मई जून की सीरीज रहती है, उनकी ए लेवल्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो उनका एडमिशन हर यूनिवर्सिटी के अंदर ओ लेवल्स की बेसिस के ऊपर होगा। जितनी टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं वो सारी की सारी आपके फर्स्ट ईयर की बेसिस पे एडमिशन देंगी। खाली एक यूनिवर्सिटी आपके पास होगी जो कि आपके पास दिसंबर में जाकर एडमिशन देती है कराची लेवल के ऊपर, इट इज कराची यूनिवर्सिटी। अदरवाइज नस्ट हो गई, ईकेट यूईटी लाहौर हो गया, आपके पास प्याज हो गई, जीआईकेआई हो गई, एनईडी हो गई, दाऊद हो गई, आपके पास फास्ट यूनिवर्सिटी हो गई, आपके पास लम्स हो गई, आईबी हो गई। तमाम यूनिवर्सिटीज आपको एडमिशन आपके फर्स्ट ईयर की परसेंटेज के ऊपर दे रही होंगी। तो भाई फर्स्ट ईयर की जो परसेंटेज थी वो आपका बेंचमार्क है। एक चीज के हवाले से बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि भाई आपको एडमिशन आपकी फर्स्ट ईयर की बेसिस के ऊपर, फर्स्ट ईयर की परसेंटेज के ऊपर मिल रहा होगा। आपको एडमिशन कभी भी आपकी सेकंड ईयर की परसेंटेज के ऊपर अब नहीं मिल रहा। सेकंड ईयर की परसेंटेज आपकी नवंबर दिसंबर में जाके आएगी, आपकी ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी जनवरी में जाके बन रही होगी, उसका कोई काम नहीं होगा। तो इस चीज को आपने खुदारा सबसे पहले समझना है। देखो उसके बाद आपने अभी तैयारी को फोकस करना स्टार्ट करना है। मुझे मालूम है यहाँ पे 2 तरह के बच्चे बैठे हुए होंगे, सर हमारा तो अभी इंटरमीडिएट है, अभी इंटरमीडिएट हमने पूरा कवर ही नहीं करा हुआ, तो सर क्या मैं अभी इंटरमीडिएट को छोड़ दूं और सिर्फ एप्टीट्यूड को टाइम दूं, या फिर सर मेरे तो ए लेवल्स अभी स्टार्ट होने वाले हैं। तो भाई जो ए लेवल्स का बच्चा है उसको ये बात मालूम है कि उसके ए लेवल्स के अंदर गैप उसको एक तो मिल रहा होता है, सेकंड नंबर के ऊपर आपने अभी तक इतनी पढ़ाई तो करी हुई है कि आप 60% नंबर लेकर आ जाओ। क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं भाई, आपका एट द एंड ऑफ द डे आप कल को जब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाओगे ना, तो बेटा आपके बैचलर्स का रिजल्ट हमेशा देखा जाएगा, आपके कोई इंटर का रिजल्ट थोड़ी देखेगा। आपके इंटर के अंदर इतनी एटलीस्ट आपकी तैयारी तो अभी तक हो चुकी होगी कि आप 60% नंबर, 65-70 नंबर ला सकते हो इजीली। अगर आप पूरे साल से तरीके से बैठ के पढ़ रहे थे तो तमाम बच्चे इस काबिल तो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके होंगे। एटलीस्ट इतनी तैयारी तो आप लोग होगी आपकी, और अगर नहीं है तो थोड़ी बहुत तो तैयारी आप इतनी कर सकते हो, साथ साथ पास पेपर्स को, थोड़े से कॉलेजेस के पेपर्स को एंड सो ऑन। क्योंकि देखो अगर आपने इस चीज को नहीं समझा, अगर आपने इस चीज के ऊपर वर्किंग नहीं सोची, तो भाई आपका यहाँ पे बड़ा मसला हो जाएगा। उसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखो इस वक्त आपके पास पाकिस्तान लेवल के ऊपर 4 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं, जिनमें से सबसे पहले नंबर के ऊपर आप इधर नस की बात कर लीजिए। नस का नेट 3 आजकल चल रहा है हमारे पास। देन आ गई एनईडी यूनिवर्सिटी कराची के अंदर, सही है ना, थर पार्कर के अंदर और कराची के अंदर एनईडी यूनिवर्सिटी आ गई। एडमिशन डेट्स इसकी आ चुकी हैं आपके पास। एडमिशन इसके कल से ओपन हो रहे हैं, 25 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक एडमिशन फॉर्म जमा हो रहे होंगे। एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है उस पर अलग वीडियो में डिजाइन कर दूंगा, डिटेल के अंदर क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। वैसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए, सिंपल आपने बस जाके अकाउंट क्रिएट करके एडमिशन फॉर्म फिल करना है, फीस पे करनी है, आपकी टेस्ट की डेट आ जाएगी। मगर याद रखिएगा टेस्ट की डेट कब आई है, टेस्ट की डेट आई है मई के अंदर। अब यहाँ पे हमारे इंटर का बच्चा बड़ा परेशान चल रहा है कि सर ये तो ज्यादती हो गई हमारे साथ, मई के अंदर हमारी एडमिशन डेट आ गई। बेटा ये पहली दफा आप कराची लेवल पे हो रहे हैं ना, दुनिया भर के अंदर आपके हर दफा ऐसा ही होता है। यूईटी का टेस्ट होता है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है भाई, यूईटी के ईकेट का टेस्ट। नस का नेट 1 नेट 2 बहुत पहले हो जाता है, दिसंबर फरवरी के अंदर हो जाता है। सिमिलरली आपके पास आईबीए का CS1 पहले हो जाता है। तो भाई इट्स नॉट समथिंग न्यू। एनईडी पहली दफा ये काम कर रही है, मगर ये कोई नई चीज नहीं है। पूरे पाकिस्तान का बच्चा इसको फॉलो करता है, पूरे पाकिस्तान का बच्चा इस तरह के क्राइटेरिया को फॉलो अप करता है कि भाई यूनिवर्सिटी का टेस्ट उसके इंटरमीडिएट से पहले हो जाता है, उसके ए लेवल से पहले हो जाता है। आईबीसीएस की एग्जांपल है हमारे पास, हमारे पास यूईटी के ईकेट की एग्जांपल है, हमारे पास नस के नेट 1 नेट 2 नेट 3 तक की एग्जांपल है कि भाई पंजाब के अंदर केपीके के अंदर अभी एफएससी के इम्तिहान नहीं हुए हैं, मगर नस का नेट 3 अभी स्टार्ट होने वाला है उन लोगों का। तो भाई नस का नेट 2 हो चुका है, तो भाई कोई इसमें नई चीज थोड़ी है। तो एनईडी ने कोई नया काम नहीं करा, एनईडी ने सिर्फ एक स्टैंडर्ड को फॉलो करना स्टार्ट करा है, पहली चीज।
दूसरे नंबर के ऊपर, हाँ मुझे मालूम है कुछ बच्चे बोलेंगे सर वो तो हमारे आबाओ अजदाद ने हमें बताया था कि भाई इंटर के बाद तैयारी करना स्टार्ट करनी होती है। तो बेटा इस चीज को मैं बहुत पहले से बच्चों से कहते हुए आ रहा था कि बेटा सेकंड ईयर के साथ साथ तैयारी करो, ए लेवल्स के साथ साथ तैयारी करो, आपके पास इंटर के बाद टाइम नहीं बचेगा। मेरे 36,000 लेक्चर इस पे अवेलेबल है। अब जो होना था हो गया, खैर है, उस पर रायता नहीं फेंकते। अब आपने तैयारी कैसे करनी है, इस चीज को हमने आज की क्लास में डिस्कस करना है। हम तैयारी कैसे कर सकते हैं, हमारी क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। जो बच्चे एप्टीट्यूड पढ़ रहे थे उनमें से भी बहुत से बच्चों ने लीजेंड लिया हुआ था, बहुत से बच्चे टेस्ट नहीं देते, बहुत से बच्चे क्लासेस को नहीं, लाइव क्लासेस को नहीं ले रहे थे। तो अब ऐसे बच्चे भी जो अवेलेबल होते हैं ना भाई, उसके लिए भी एक स्ट्रेटेजी है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो लेट्स सपोज एनईटी का आपके पास कब आ रहा है, एनईटी का आपके पास टेस्ट मई के अंदर आ रहा है। इसी तरीके से आपके पास जो नस का नेट 4 होगा ये जून के मिड के अंदर होता है। इसी तरीके से आईबीए का जो सीएस होगा, आईबीए सीएस का टेस्ट, जिसके लिए सीएस के लिए आपकी मिनिमम परसेंटेज फर्स्ट ईयर में 65% होनी चाहिए और ए लेवल्स के अंदर ग्रेड बीबीसी होना चाहिए। तो भाई उसका टेस्ट जुलाई के मिड के अंदर है। कब है मेरा बेटा, जुलाई के मिड के अंदर है। सिमिलरली फास्ट के टेस्ट के ऊपर डिटेल वीडियो मैंने 2 दिन 3-4 दिन पहले बनाई थी। फास्ट का टेस्ट भी आपके पास जुलाई के स्टार्ट के अंदर आ रहा है, सही है ना। और फास्ट के अंदर अप्लाई करने की परसेंटेज, फर्स्ट ईयर की परसेंटेज अप्लाई करने के लिए 50% है। एनईटी में अप्लाई करने की परसेंटेज भी 50% है। आप टेस्ट दे सकते हो, 50 प्लस होगी तो अच्छी बात है, सही है ना। बी के लिए 60% होती है, मगर बीएस के लिए 50% है। मगर याद रखिएगा ये अप्लाई करने की परसेंटेज है, अप्लाई करने की परसेंटेज है। कल को जब आपका एडमिशन होगा, तुम्हें जितनी अच्छी परसेंटेज होगी, जितना अच्छा टेस्ट में स्कोर करोगे, उसकी बेसिस पर एडमिशन होगा। एक तो बच्चे को ये बात समझानी पड़ती है कि बेटा देखो तुम्हारे पास ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ये अप्लाई करने की परसेंटेज है। फास्ट के अंदर अप्लाई करना मिनिमम जो बच्चा अप्लाई कर सकता है वो 50% वाला है। एनईटी में इस साल उन्होंने परसेंटेज कम करी है, जो बच्चा अप्लाई कर सकता है वो 50% वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि 50 वाले को एडमिशन मिलेगा, इसका मतलब ये कि भाई टेस्ट दे सकता है, टेस्ट दे सकता है। अगर वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं, तो मेरिट अगर उसका अच्छा बनेगा तो उसको बिल्कुल फील्ड मिल सकती है मेरा प्यारा बेटा। अच्छा भाई, एक चीज तो ये हो गई। अब जरा वापस आते हैं, देखो अब आपने तैयारी कैसे करनी है, अब हम किस तरीके से मैटर करें। ये बात मैं आपको बहुत कैटेगोरिकली बता चुका हूं कि बेटा अब आपका सेकंड ईयर, अब आपका ए लेवल्स मैटर नहीं करता, क्योंकि यूनिवर्सिटीज के सारी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट पहले आ गए। अब दाऊद का टेस्ट हो आपके पास, दाऊद का टेस्ट भी आपके पास जुलाई के एंड के अंदर होगा, सही है ना। आपके पास प्यास का टेस्ट की डेट आपके पास आई हुई है जून के एंड की, जीआईकेआई का टेस्ट की डेट आपके पास जून के एंड की आई हुई है। मेरे पास कल नोटिफिकेशन आया था, आई वाज वाचिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। तो भाई कहने का मकसद क्या है कि भाई तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट जो आपको मिल रहे हो फर्स्ट ईयर की बेसिस पे मिल रहे हैं, तो सेकंड ईयर के अंदर आपने इतनी मेहनत करने का एटलीस्ट 60 to 65% ले लो। बाकी आप कोशिश करें कि अपना टाइम, मेजर टाइम अपने वीक का, अपने दिन का आपने एप्टीट्यूड साइड को देना है। देखो एप्टीट्यूड को जब दोगे ना, एप्टीट्यूड को देने से आपकी सेकंड ईयर वैसी मजबूत होगी, क्योंकि भाई एप्टीट्यूड कोई अलग नहीं है। एप्टीट्यूड आपके सेकंड ईयर के, आपके ए लेवल्स की एडवांस फॉर्म है। आप जो ए लेवल्स के अंदर अपने इंटीग्रेशन पढ़ते हो, अपने कॉनिक्स को पढ़ते हो, अपने इंटर साइड के ऊपर कॉनिक्स को पढ़ते हो, इंटीग्रेशन को पढ़ते हो, उसकी एडवांस फॉर्म ऑफ आप एप्टीट्यूड साइड पे पढ़ रहे होते हो, और कुछ भी नहीं है। तो भाई आपका सेकंड ईयर, आपका ए लेवल्स मैटर नहीं करता। हाँ, अगर तो आपको एक साल के बाद एडमिशन लेना है तब मैटर कर रहा होगा, क्योंकि उस वक्त फिर आपका जो इंप्रूवर का बच्चा होता है, जो गैप ईयर का बच्चा होता है, उसकी फिर कंबाइंड परसेंटेज काउंट होती है, उसकी फर्स्ट ईयर रिजल्ट काउंट नहीं होता। तो भाई अगर एक साल बाद एडमिशन लेना है तब काउंट होगा, अदरवाइज इसी साल एडमिशन लेना है, एक साल तो भी बैठ के नहीं करोगे, क्योंकि भाई गैप ईयर लेना एक बहुत गलत फैसला होता है। क्योंकि गैप ईयर के अंदर अक्सर बच्चों को आइडिया नहीं होता कि भाई गैप ईयर लेने के नुकसान क्या होता है। बेटा गैप ईयर लेने का सबसे बड़ा नुकसान होता है कि आप पढ़ाई नहीं कर पाते, इंतहाई शदीद डिप्रेशन होता है बच्चे को, कि जब आप देखते हो ना कि आपके साथ का बच्चा, आपके साथ का जो गहरा दोस्त है, वो किसी एक यूनिवर्सिटी के अंदर बैठा हुआ है, और आप उसकी स्टोरीज देखते हो कि यार वाह यार क्या यूनिवर्सिटी लाइफ होती है। तो भाई बहुत कम लोग जो है ना उस चीज को सर्वाइव कर पाते हैं, बहुत कम लोग उस डिप्रेशन को सर्वाइव कर पाते हैं। सो इट्स नॉट अ जोक कि अगर आप गैप ईयर इतनी आसानी से सोचते हो ना आप गैप ईयर ले लोगे, बेटा गैप ईयर लेने के बाद पढ़ाई नहीं हो पाती 99% केसेस के अंदर बच्चे की। सर इस चीज को ध्यान में रखिएगा। सेकंड नंबर के ऊपर टाइम मैनेजमेंट। अब मेन चीज के ऊपर आते हैं कि सर टाइम को मैनेज कैसे किया जाए। देखो आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए, आप जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो उसके सब्जेक्ट्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टारगेटिंग एनईटी, क्योंकि एनईटी की यूईटी की ईकेट का सेकंड टेस्ट भी अप्रैल के मिड के अंदर अभी आ रहा है। तो कहने का मकसद क्या है, देखो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो उसके हमेशा पेपर पैटर्न को समझो। आप सिंपल यूट्यूब पे जाके लिखो एनईटी यूनिवर्सिटी बाय हाशिम ज़िया, मैंने उसके पेपर पैटर्न के ऊपर डिटेल वीडियो बनाई हुई होगी। नस पेपर पैटर्न बाय हाशिम ज़िया, मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई होगी। यूईटी पेपर पैटर्न बाय हाशिम ज़िया, मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई होगी। फास्ट पेपर पैटर्न, आईबीसीएस मैंने सबकी बनाई हुई है। तो भाई आपको इससे सबसे पहले तो पेपर पैटर्न को समझना है। अब जरा बात को समझो कि भाई लेट सपोज अगर मैं बात करता हूं कैटेगोरिकली इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज की, जैसे नस्ट है, एनईडी है, तो इनके टेस्ट के अंदर आपके पास तमाम सब्जेक्ट्स आते हैं। फिजिक्स भी आती है, मैथ्स भी आती है, केमिस्ट्री या कंप्यूटर होती है, और आगे इंग्लिश होती है। नहीं तो नस के अंदर एक सेक्शन एक्स्ट्रा होता है, वो आईक्यू का होता है। एनईडी के अंदर आईक्यू नहीं आता, एनईडी के अंदर बेटा आईक्यू नहीं आता, नस के अंदर आता है। तो बेटा देखो फिजिक्स भी है, मैथ्स भी है, केमिस्ट्री और कंप्यूटर है, इंग्लिश है, आईक्यू है। अपना टाइम कैसे दें,
किस तरीके से चीजों को मैनेज करें, किस तरीके से चीजों को लेके चलें। अब देखो, अगर मैं सिमिलरली मैं IBCS की बात करूं या फास्ट की बात करूं, तो फास्ट के अंदर क्या है, मैथ्स है, इंग्लिश है और IQ है, कोई मसले की बात नहीं है। IBCS के अंदर क्या है, सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश होती है। IBA का पेपर पैटर्न और सारा टफ होता है, क्योंकि भाई सबसे कॉम्पिटिटिव टेस्ट है पाकिस्तान का, आपके पास एक वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव टेस्ट है। तो IBCS का अपने ड्रॉज एंड बैग्स हैं। कहने का मकसद क्या है कि भाई आप जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, आपको मालूम होना चाहिए उसका पेपर पैटर्न क्या है। जब तक वो पेपर पैटर्न नहीं बताओगे, यू कैन नॉट इवन एज द एग्जाम। अब देखो, जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी बिल्कुल स्टार्ट नहीं करी, या वो बच्चे जो इधर मेरे पास भी पढ़ रहे थे, मुझसे भी यूट्यूब से पढ़ते थे, मुझसे मेरे बैचेस के अंदर पढ़ रहे थे, किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ रहे थे, और आपने एप्टीट्यूड को सीरियस नहीं लिया, या आपने 59 के ऊपर 60% के ऊपर पढ़ाई छोड़ दी थी, तो भाई आपके लिए भी ये स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है। अब देखो, दो काम करो। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने अभी तक जितने भी अपनी सेकंड ईयर कवर करनी थी, कवर कर ली। और जाहिर सी बात है, सेकंड ईयर कवर करने से अल्टीमेटली आपके एप्टीट्यूड के अंदर भी आपको हेल्प मिलेगी, सही है ना। और तो मैथ्स में कम मिलती है, क्योंकि भाई मैथ्स के अंदर ट्रिक्स होती हैं। सेकंड ईयर मैथ्स में आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर रहे हो, मगर फिजिक्स केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, सेकंड ईयर मैथ्स की भी अगर मैं बात करूं, या मैं ए लेवल साइड के ऊपर ही बात करूं, मुझे मालूम है वैसे ए लेवल से काफी सारे बच्चे जो होते हैं, उन्होंने बहुत से टॉपिक्स नहीं पढ़े होते जो कि हमारी FSC साइड के ऊपर होते हैं, तो भाई उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई एम हियर फॉर दोस गाइस एज वेल। आपने दो चीजों का ख्याल रखना है कि देखो, आपकी ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि आपने अभी तक जितनी सेकंड ईयर के टॉपिक्स कवर करने थे, आपने मैक्सिमम कवर कर लिए अपने इंटर की प्रिपरेशन के दौरान। अब आप कोशिश ये करो कि अपने घर पे आज से बैठ के फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स को रिवाइज करना स्टार्ट करो। फॉर एग्जांपल देखो, मैं इस चीज को लॉजिकली समझाऊंगा क्या रीजन है। आपके पास फॉर एग्जांपल फिजिक्स के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर आपके पास टॉपिक था वो साउंड्स एंड मोशंस का, आप उसको कवर अप करना स्टार्ट करो। ऑस्किलेटरी मोशन हो गया, वो साउंड्स का हो गया आपके पास। सिमिलरली आपके पास ड्रम बेल्स एंड लाइट्स एंड उसके जो इश्यूज थे, आप ग्रेविटेशनल फोर्स रिलेटेड उनको कवर अप करना स्टार्ट करो। भाई एटलीस्ट आप बेसिक चीजों को कवर अप करना स्टार्ट करो। जब तक आप फर्स्ट ईयर फिजिक्स को नहीं उठाओगे ना, आपके फायदा नहीं, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स एक साल पहले पढ़ी थी, तो आप उसको कवर अप करना स्टार्ट करो। आपके जो अपने इंटर के नोट्स थे, उनको जरा झाड़ पोंछ के निकालो, उन नोट्स को जरा पढ़ना स्टार्ट करो, लिखा क्या था, उन नोट्स में क्या चीज आपने करी थी। इससे फायदा क्या होगा, आपकी फर्स्ट ईयर फिजिक्स रिवाइज होना स्टार्ट होगी। देखो, सेकंड ईयर फिजिक्स तो अभी आपने पूरा साल पढ़ी है, सेकंड ईयर फिजिक्स तो पिछले 6 महीने 7 महीने पढ़ी है, तो उसकी तैयारी आपको काफी हद तक है, उसकी काफी हद तक एमसीक्यूज आपको ऑलरेडी मालूम है। आपको पता है सेकंड ईयर फिजिक्स के अंदर क्या चीज है, क्या चीज नहीं है, कहां पे आपके पास क्या इशू आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, करंट आ रही है, किस चीज का क्वेश्चन आ रहा है, आपको आइडिया है। मगर फर्स्ट ईयर फिजिक्स तो आप बिल्कुल भूले हो, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता कवर अप करो। सिमिलरली आप केमिस्ट्री और कंप्यूटर के ऊपर जाओ। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल देखो, केमिस्ट्री और कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, अगर आपने इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग से करा है, तो भाई आपका जो किसी भी यूनिवर्सिटी में टेस्ट का सब्जेक्ट होगा वो केमिस्ट्री होगा। और अगर आपने इंटर जनरल साइंस से करा है, यानी कि कंप्यूटर का सब्जेक्ट था इंटर के अंदर, तो आपका फिर टेस्ट का सब्जेक्ट के अंदर कंप्यूटर आएगा। तो आप अपने फर्स्ट ईयर के नोट्स निकालो, उसको रिवाइज करो, गो थ्रू करो, और उन क्वेश्चंस को गो थ्रू करो, केसी-केपी के न्यूमेरिकल से, जो भी चीज थी आपके पास, जो भी आपके पास एटम के बोहर्स की थ्योरीज वगैरह थी, उनको कवर अप करना स्टार्ट करो। उन चीजों को पढ़ो, उन नोट्स को पढ़ो, अपने नोट्स से स्टार्ट करो। जो आपने इंटर में अपने नोट्स बनाए थे फर्स्ट ईयर लेवल के ऊपर, उन नोट्स को जरा गो थ्रू करना स्टार्ट करो। साथ साथ YouTube के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स अवेलेबल है। फिजिक्स के लिए फिजिक्स का मंजन साहब का चैनल मौजूद है, सर बिलाल जिया का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल ऑन द एप्टीट्यूड फिजिक्स। आप उस चैनल को गो थ्रू कर सकते हो, सारे लेक्चर्स अवेलेबल है वहां पे। सिमिलरली फिजिक्स के ऊपर अरफात खान का चैनल मौजूद है, अगेन अ वेरी गुड एप्टीट्यूड फिजिक्स टीचर। फिजिक्स के मंजन के ऊपर आपको एमडी कैट की, ई कैट की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अरफात खान के ऊपर शायद एमडी कैट की सिर्फ मिल रही होंगी। सिमिलरली मैथ्स के ऊपर, तो भाई मैथ्स मेरा अपना सब्जेक्ट है, उसको बाद में आता हूं। केमिस्ट्री के ऊपर आपको नसीम जुल्फिकार साहब की मिल जाएगी, केमिस्ट्री कली नाम से चैनल है उसकी मिल जाएगी। अनस श्रुति साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन साहब की आपको मिल जाएगी। अनस श्रुति का मुझे नहीं पता चैनल एक्टिव है नहीं है, मगर अनस श्रुति साहब के जमाने में चैनल होता था, तो उसकी आपको मिल जाएंगी। इंग्लिश के लिए सेकंड नंबर के ऊपर अगर हम एप्टीट्यूड इंग्लिश की बात करें, तो भाई एप्टीट्यूड इंग्लिश को मैं आपको समझा देता हूं, एप्टीट्यूड इंग्लिश के अंदर कौन सा चैनल अच्छा मौजूद है। बाय द वे, आई एम नॉट ओनली अ सिंपल इंजीनियर, आई एम आल्सो एन IBA dropout. I dropped my IBA back in 2017-2018 when I opt for the engineering side। तो मैं NET साइड चला गया था, क्योंकि मुझे फिर इंजीनियरिंग करने का शौक था, और इंजीनियरिंग के बाद MBA करने की तरफ ज्यादा रुझान था, उसकी ज्यादा स्कोप था। तो मैंने अपने IBA के सोशल साइंसेस वगैरह को ड्रॉप आउट किया था। तो भाई IBA की जो इंग्लिश होती है ना, उससे मुश्किल इंग्लिश पूरे पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी की नहीं होती। पाकिस्तान के सबसे जो टफ यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है बेटा, वो IBA की इंग्लिश होती है। IBA की इंग्लिश होती है, लम्स की इंग्लिश, साइड की इंग्लिश आसान होती है, या एटलीस्ट IBA के टक्कर की होती है, उससे डिफिकल्ट नहीं हो सकती, सही है ना। तो भाई कहने का मकसद क्या है बेटा, कहने का मकसद ये कि आपने जो है ना इंग्लिश की तैयारी में होता क्या, देखो इंग्लिश आपके पास IBA में कैसी आती है। IBA के एक पैटर्न में अगर आपको बताऊं ना,
कॉम्प्रीहेंशन होते हैं। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं। इफ यू आर फ्रॉम द ओ लेवल्स और ए लेवल्स बैकग्राउंड, आपको आइडिया होगा मैं क्या बात कर रहा हूं, वो हमारी किताबों में होता भी था क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10 के अंदर। क्या बड़े बड़े कॉम्प्रीहेंशन होंगे, नीचे आपको जो है ना आंसर्स उसमें से फाइंड आउट करने हैं, आपको पैराग्राफ्स गिवन है, आपको उस पैराग्राफ में से आंसर निकालने हैं। देखने में आसान लग रहा है, देखने में आसान नहीं होता, 4-4 पेजेस के 2-2 पेजेस के पैराग्राफ्स भी होते हैं। सिमिलरली एक नई चीज जो आईबीएस साइड के ऊपर आती है वो आती है पोएम्स। पोएम्स आ जाएंगी, उससे पैराग्राफ निकालना है। फॉर एग्जांपल विलियम शेक्सपियर फरमा रहे हैं सन के बारे में कि सन कितना खूबसूरत लग रहा है, यहाँ पे सन के मायने क्या है या सन क्या चीज है, इस तरीके से पोएम्स भी आ जाती हैं। इसके अलावा जो बेसिक ग्रामेटिकल क्वेश्चंस होते हैं कि भाई ही सेट डैश ऑन दी वॉल, ही सेट ऑन दी वॉल, प्रेपोजिशन रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, आर्टिकल्स के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, बेसिक आपके पास इंग्लिश ग्रामर के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आ गए। तो ये चीज इंग्लिश के अंदर ज्यादातर आती है। ये मैं आईबी के इंग्लिश की बात कर रहा हूं। आईबीएस बहुत आसान टेस्ट होता है एनईडी का, नस्ट का, एज कंपेयर टू आपके पास फास्ट का। तो भाई आपने करनी क्या होती है, इंग्लिश की तैयारी, जो कॉम्प्रीहेंशन की तैयारी होती है, उसको करने का आसान तरीका ये होता है कि भाई न्यूज़पेपर रीडिंग। आप इधर दी न्यूज को पढ़ो, इधर डॉन न्यूज को पढ़ो, सुबह एक सफा न्यूज़पेपर का लाजमी पढ़ो, इससे कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर 2 चैनल्स मौजूद हैं बड़े अच्छे। एक है डियर सर, डियर सर अगेन अ वेरी गुड चैनल फॉर द इंग्लिश। आप उसके ऊपर जाओ, आपको एप्टीट्यूड इंग्लिश के सारे टॉपिक्स वहां मिलेंगे, उनको कवर अप करो। बाकी ऑब्वियसली आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो उसके इंग्लिश के पेपर्स को लाजमी देखो। एक खजाना है बेटा, ये खजाना मैं पिछले 6 साल से जमा कर रहा हूं, स्टडी मटेरियल ड्राइव है मेरी, उसमें आपको पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज के पेपर्स मिल जाएंगे। उस खजाने को एक्सप्लोर करो, उसमें हर यूनिवर्सिटी का टारगेट पेपर्स आपको मिलेंगे, हर यूनिवर्सिटी के आपको कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। तो भाई अगर आप इंग्लिश टारगेट कर रहे हो एनईडी की, तो एनईडी की पास्ट पेपर्स इंग्लिश के देखो, उनको कवर अप करो। पास्ट पेपर्स तो एटलीस्ट कवर करो ना इस टाइम के अंदर। और इंग्लिश इज द लीस्ट कॉमन सब्जेक्ट जो हर एक बच्चे को नॉर्मली आता ही होता है। जिसने पिछली 12 जमातें अगर इंग्लिश के साथ पढ़ी है ना, तो इंग्लिश आपकी ढंग की होनी चाहिए। अगर नहीं है कोई मसले की बात नहीं, एटलीस्ट पास्ट पेपर्स इंग्लिश कवर कर लो। इसके अलावा नसीम भाई के चैनल के ऊपर भी आपको इंग्लिश मिल सकती है, तो आप वहां से भी कवर अप कर सकते हो। अच्छा, तो ये तो मैंने आपको बेसिक बता दी कि देखो फर्स्ट ईयर को आप स्टार्ट करो, फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स के ऊपर जाओ। और वो बच्चे जो ए लेवल्स बैकग्राउंड के ऊपर बैठे हुए, तो भाई आपके पास 2 चीजें, या तो यार आप एप्टीट्यूड बैच के अंदर आ जाओ मेरे, वहां पे आपको कवर तमाम चीजें करवाई जा रही होगी, मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप उसके थ्रू भी आ सकते हो। अगर आप उसके थ्रू नहीं आना चाहते तो भाई जो ए लेवल्स का बच्चा है, आप सिंपल इंटरमीडिएट की किताबें परचेस कर लो, आप सिंपल एप्टीट्यूड की किताबें परचेस कर लो। एप्टीट्यूड की किताब कहां से मिलेगी भाई, आपको किसी कोचिंग से किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ फॉर्म के अंदर स्टडी मटेरियल ड्राइव में अगेन सारी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अगर आप स्टडी मटेरियल ड्राइव से पीडीएफ की फॉर्म पे पढ़ना चाह रहे हो, वहां से मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार, जैसे मैं एक बुक लवर हूं, मुझे जो है ना, जब तक मैं बुक की खुशबू ना सूंघूंगा मुझे मजा नहीं आता, मुझसे पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि पीडीएफ के ऊपर पढ़ाई आप कर ही नहीं सकते। मेरे नजदीक वो पीडीएफ से पता नहीं खुद ब खुद फेसबुक खुल जाती है, खुद ब खुद जो है ना कुछ और ही खुल जाता है, तो पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होती मुझसे। तो भाई मैं जाके परचेस करना प्रेफर करता हूं। तो परचेस कहां से करोगे, आप सदर उर्दू बाजार जाओ, वहां से आपको 1200-1500 के अंदर पूरी किताबों का सेट मिल जाएगा। एप्टीट्यूड की मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब कुछ, कंप्यूटर वगैरह सब किताबें मिल जाएगी, सही है ना। तो वहां से आप परचेस कर लो। तो और सिमिलरली जो बच्चा इंटरमीडिएट का, उसके लिए भी गाइडेंस है कि भाई आप ये परचेस करो। अब आपने लाजमी तौर पे पहले फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स को कवर अप करना है। देखो ए लेवल्स का जो बच्चा बैठा हुआ है ना, उसकी फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ी अच्छी होती है, उसकी मैथ्स में इशू होता है, क्योंकि देखो बिकॉज वी आर टीचिंग ऑन द बेस्ट लेवल फॉर द ए लेवल्स गाइज एज वेल। तो मुझे मालूम है यार, जो ए लेवल्स का बच्चा बैठा हुआ है ना, उसकी फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है, मुझे पता है उसको फिजिक्स केमिस्ट्री मसला नहीं होगी। फिजिक्स केमिस्ट्री वो इतनी हाई लेवल की पढ़ता है कि इंटरमीडिएट को उसका एबीसी भी नहीं पता होगा। मगर मैथ्स के अंदर इशू क्या होता है भाई, मुझे मालूम है मैथ्स में आपने स्लोप्स के टॉपिक नहीं पढ़े हुए, मुझे मालूम है मैथ्स के अंदर आपने मैट्रिसेस को नहीं पढ़ा हुआ, मुझे मालूम है मैथ्स के अंदर आपने कॉनिक सेक्शन को इतना एडवांस लेवल को नहीं पढ़ा हुआ, मुझे मालूम है कि आपने सीक्वेंस सीरीज और प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन को उस तरीके से नहीं पढ़ा जिस तरीके से इंटरमीडिएट का बच्चा डिटेल में जाके पढ़ रहा होता है, मुझे मालूम है आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री में स्लोप्स के टॉपिक को या आपने पर्टिकुलरली मैट्रिसेस के टॉपिक को बिल्कुल नहीं टच किया हुआ। तो भाई हमें इस चीज का आइडिया होता है जब हम पढ़ा रहे होते हैं अपने बैचेस के अंदर, तो बहुत तरीके से ए लेवल्स के बच्चों को हर चीज बता रही जा रही होती है कि भाई किस तरीके से आपने शॉर्टकट को यूटिलाइज करना है, किस तरीके से आपने बेसिक ट्रिक्स को यूटिलाइज करना है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरे नंबर के ऊपर जो बच्चा इंटरमीडिएट का है उसके लिए भी छोटी सी बात करूंगा। देखो बेटा मैथ्स की तैयारी करना बड़ा क्रूशियल है, क्योंकि देखो अगर मैं नस की बात करूं, नस के अंदर 80 नंबर का पोर्शन आता है सिर्फ मैथ्स का। मैथ्स का पोर्शन कितने नंबर्स का है, 80 नंबर्स का पोर्शन है। 200 मार्क्स का नस का ओरिजिनल पेपर होता है, 80 नंबर का पोर्शन मैथ्स का आ रहा है। नस के अंदर 80 नंबर का पोर्शन आ रहा है मैथ्स का, इसका मतलब तकरीबन 40 to 45% पोर्शन आपका मैथ्स से कवर अप हो रहा है। बाकी सारा पोर्शन दूसरी चीजों का है, बाकी 60% फिजिक्स होती है, बाकी आपके पास देन इंग्लिश होती है, देन आपके पास आईक्यू होती है, केमिस्ट्री या कंप्यूटर होती है, एंड सो ऑन। एनईडी के अंदर क्या है, एनईडी के अंदर 5 सब्जेक्ट्स, एनईडी में 4 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स भी है, मैथ्स भी है, केमिस्ट्री भी है और इंग्लिश भी है। और जिन बच्चों की केमिस्ट्री नहीं होती उनकी कंप्यूटर होती है, जिन बच्चों की मैथ्स नहीं होती उनकी बायो होती है। तो भाई एनईडी के अंदर क्या है, 25 मार्क्स फॉर ईच पोर्शन, यानी कि हर सब्जेक्ट के 25 नंबर हैं। कल एक बच्चे का मैसेज आया, सर आगा खान बोर्ड की बात नहीं करते। अरे बेटा आगा खान बोर्ड वाले फेडरल वालों की किताबें पढ़ रहे होते, तो भाई
मेरे नजदीक वो नॉर्मल चीज ही होता है बेटा। जब मैं इंटरमीडिएट की बात करता हूँ तो आ खान बोर्ड ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है, सारा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब मैं एनईटी के फॉर्म फिल करने की वीडियो बनाऊंगा ना तो मैं उसमें बताऊंगा आ खान बोर्ड को क्या सेलेक्ट करना है, आ खान बोर्ड किस कैटेगरी पे अप्लाई करेगा। मैंने ऑल्दो अभी जो एनईटी की डिटेल वीडियो बनाई थी उसमें मैंने तमाम बोर्ड्स की कैटेगरीज बताई थी, बट मैं सिर्फ कोशिश करूंगा जब आपको फॉर्म फिल करने की वीडियोस बनाऊं उसमें मैं डिटेल में गाइड करूंगा भाई एनईटी का फॉर्म कैसे फिल करना है और किस कैटेगरी के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। खैर वापस आते हैं, एनईटी में टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट के 25-25 नंबर हैं। 25 नंबर है मैथ्स के, 25 है फिजिक्स के, 25 है केमिस्ट्री या कंप्यूटर के, 25 है इंग्लिश के। अब यानी कि हर पोर्शन 25% एनरोल कर रहा है। बेटा मेरे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह 25 है 25 मैथ्स में स्कोर करके आते हैं, ये मेरा रिकॉर्ड है, ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड है कि भाई बैचेस के अंदर मुझे कभी इस बात की टेंशन नहीं होती मैथ्स के हवाले से। जो बच्चा मुझसे पढ़ रहा होता है मुझे एटलीस्ट इसकी टेंशन नहीं होती कि मैथ्स में क्या स्कोर करेगा। मैथ्स से मुझे पता होता है ये 100 और 100 ही करेगा। मतलब मैं एक इंस्टीट्यूट को देख रहा था, वो इंस्टीट्यूट अपने केमिस्ट्री में फुल नंबर लाने के, मैथ्स में फुल नंबर हमारे इतने बच्चों के आए हैं। बेटा मेरे बैच में 99% बच्चों के वैसे ही मैथ्स से फुल होते हैं, बल्कि बैच भी छोड़ो यूट्यूब से बेतहाशा मुझसे बच्चा पढ़ता है उसके भी फुल होते हैं। भाई तो मैथ्स की तैयारी कैसे करनी है? देखो मैथ्स की तैयारी करने की मैं सिंपल आपको तरीके बताता हूँ। आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने के ऊपर जाओ। आपके पास चाहे नस्ट हो, चाहे एनईडी हो, चाहे आईबीएससीएस हो। अच्छा आईबीएससीएस के अंदर क्या होता है, इंग्लिश और मैथ्स दोनों हाफ हाफ आ रहे हैं, यानी कि 50% पोर्शन इंग्लिश का 50% पोर्शन मैथ्स का है, यानी कि अराउंड आपके पास अल्लाह भला करे 45 एमसीक्यूज आर फॉर द मैथमेटिक्स, 45 एमसीक्यूज आर फॉर द इंग्लिश। फास्ट के अंदर क्या है, फास्ट के अंदर आपके पास 60 to 70% पोर्शन जो आपके पास आ रहा है ना, 60 to 70% पोर्शन ऑफ मैथ्स का है, 50% एडवांस मैथ्स है, 30% आपके पास आ रही है बेसिक मैथ्स। 60 to 80% हो गया, 50 to 80%। पहले बेसिक मैथ्स भी है फिर एडवांस मैथ्स भी है, तो फास्ट के अंदर भी मैथ्स बड़ी क्रूशियल है। तो देखो मैथ्स की तैयारी कैसे करनी उसको जरा समझा देता हूं। आप सबसे पहले तो कुछ बेसिक टॉपिक्स को अपने पास कहीं पे भी नोट डाउन करो, कोई भी पेपर उठाओ, कोई भी पेन उठाओ, कुछ बेसिक टॉपिक्स को नोट डाउन करो। पहले नंबर के ऊपर अगर मैं फर्स्ट ईयर मैथ्स की बात करूं, फर्स्ट ईयर मैथ्स से सेट्स का टॉपिक बहुत आएगा आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर। अब एक तो मेरे पास कुछ बच्चों का मैसेज आता है कि सर वो हमारी नई किताब में तो सेट्स का टॉपिक ही नहीं है। अरे भाई तुम्हारी नई किताब का तुम्हारी पुरानी किताब का एप्टीट्यूड से कोई ताल्लुक नहीं होता बेटा। एप्टीट्यूड के अंदर ए लेवल्स के कॉन्सेप्ट भी आते हैं, एप्टीट्यूड के अंदर एफएससी के कॉन्सेप्ट भी आते हैं, सिंध बोर्ड के भी आते हैं, पंजाब के भी आते हैं, बलूचिस्तान के भी आते हैं, केपीके के भी आते हैं। रिमेंबर दिस थिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फर्स्ट ईयर सेट से अगर मैं बात करूं सेट्स होता है। सेकंड नंबर के ऊपर रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड नंबर के ऊपर मैट्रिसेस होता है आपके पास। फोर्थ नंबर के ऊपर आपके पास जो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। क्या नाम है? सीक्वेंस एंड सीरीज। देन आपके पास होता है प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन परमुटेशन पीसीएम, यस प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन परमुटेशन पीसीपी सॉरी। देन आपके पास फाइनली बादशाहों में बादशाह, हर एक का बादशाह, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री समथिंग भाई लव है, हर यूनिवर्सिटी का लव है, सही है ना। तो भाई फर्स्ट ईयर लेवल से अगर मैं एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं ना, दैट इज सीक्वेंस सीरीज, प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन परमुटेशन ट्रिगोनोमेट्री, सही है, बेसिक चीज कर दी। अच्छा सेकंड ईयर मैथ्स से या फिर मैं अगर A2 के सब्जेक्ट्स के ऊपर अगर मैं बात करूं उसके ऊपर से कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है भाई, उसके अंदर आपके पास आएगा ऑब्वियसली बादशाहों में बादशाह कैलकुलस। बादशाहों में बादशाह कैलकुलस, कैलकुलस का मतलब होता है डीआईएफ। डीआईएफ का मतलब क्या है? अरे कोई इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है भाई, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन फंक्शंस। बादशाहों में बादशाह है भाई, कोई भी यूनिवर्सिटी का पेपर इसके बगैर इनकम्प्लीट है। आप किसी यूनिवर्सिटी में जा ही नहीं सकते उसके पेपर इसको पढ़े बगैर, आप फेल करके आओगे 100%। इसके अलावा कॉनिक सेक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नस के अंदर तो कहा जाता है कि बेटा 80 नंबरों में से तकरीबन 15 नंबर 10 नंबर हमेशा कॉनिक्स के होते हैं हर दफा, सही है ना। तो कॉनिक सेक्शन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपके पास जो टॉपिक की इंपॉर्टेंस का हामिल हो सकता है ना सबसे ज्यादा, वो होता है सीजी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? एनालिटिकल ज्योमेट्री। जो पंजाब बोर्ड के बच्चे होते हैं उसको एनालिटिकल ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। सिंध बोर्ड की नई किताबों के अंदर उसको एनालिटिकल ज्योमेट्री कहा जाता है, या फिर इसका एक और नाम होता है स्ट्रेट लाइन एंड जर्नल इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अंदर हम सारी चीजें डिस्कस करते हैं स्लोप्स के हवाले से। स्लोप्स क्या होते हैं? मेरे 3 दोस्तों की कहानी इसमें बड़ी मशहूर है भाई। मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है आपके पास, सिमिलरली आपके पास कॉन्करेंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कॉन्करेंट एंगल्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम चीजों को कवर अप कर रहे होते हैं, किस तरीके से हमारे पास इंटरसेक्शन लाइंस होती हैं, कॉन्करेंट लाइंस होती हैं, किस तरीके से हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूलाज होते हैं डिफरेंट तरह के। तो भाई बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिससे हर यूनिवर्सिटी का 80 to 90% पोर्शन पेपर्स में आता है। 80 to 90% पोर्शन पेपर के अंदर इन टॉपिक से पूछा जाता है। तो कोशिश करो कि पहले इन टॉपिक्स को कवर करना स्टार्ट करो। कोशिश करो कि पहले भी कौन से करो, फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स कवर करो। और जो बच्चा, देखो मैं ये कहता हूं कि हमेशा एक बात कहता हूं
कि भाई मैं ये बात एक जनरल इंटरमीडिएट के बच्चे के हवाले से भी कर रहा हूँ, ए लेवल्स के बच्चे के हवाले से भी कर रहा हूँ। अगर ए लेवल्स का बच्चा है, लेट्स सपोज उसने सीक्वेंस सीरीज पढ़ी हुई है, तो भाई ऑल्दो मुझे पता नहीं पढ़ी होगी, बट उसको सीक्वेंस सीरीज कवर करने की पहले जरूरत नहीं है, वो ऐसी चीज पहले कवर करे जो उसको आती नहीं है। आप मेरे YouTube के ऊपर जाओ, आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी मेरा बेटा, हर टॉपिक की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी। अच्छा, एक तो बच्चा आके जो है ना नाक मुंह चढ़ाता है कि सर वो प्लेलिस्ट के अंदर लेक्चर इतने ज्यादा हैं, सर वो लेक्चर की लेंथ 1 घंटे की है, तो बेटा ये आपको भी फ्री में मिल रही है ना, इसलिए आपको लग रहा है कि शायद इतनी जो है ना ये लेक्चर ज्यादा है। बेटा आप कल को जब अपने माँ बाप के 60-70 हजार रुपए देके किसी महंगे कोचिंग के अंदर जाओगे ना, और वहां पे पढ़ाई का आपकी नहीं होती, वहां पे हर तरह के फजूल काम होते हैं। आप किसी भी पंजाब की कोचिंग में जाओ, किसी भी सिंध की कोचिंग के अंदर जाओ, वहां पे जब आप जाओगे ना, तो जाने के बाद जब अपने माँ बाप के आप 60,000 रुपए 70,000 रुपए दोगे ना, तो फिर आपको एहसास होगा जब वो 6-6 घंटे की क्लास लेते हैं ना मैथ्स की, जब वो 8-8 घंटे की एक मैराथन क्लास लेते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये लेक्चर मैंने सराशन में फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों डाले हुए। इसीलिए डाले हुए कि बेटा अगर आप किसी कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते वो मसले की बात है, और कोचिंग को अफोर्ड कर भी सकते हो तब भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोचिंग में पढ़ाई नहीं होती है, आपका फजूल का टाइम जाया होगा। आप अपने घर से निकल रहे हो, आप खुद सोचो, अकल से सोचो, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक की क्लास लगी हुई है, तो यार आप घर से 9 बजे तो नहीं निकलोगे ना, घर से 7 बजे सुबह उठोगे, 7:30 बजे तक तैयार होगे, 8 बजे तक जाओगे, तकरीबन 8:15 8:30 तक पहुंचोगे, उसके बाद आप 9 बजे से लेकर 3 बजे तक अगर वहां पे बैठ के कुछ पढ़ रहे हो, तो भाई वो सिर्फ आप लेक्चर ले रहे हो, आप कवर नहीं कर रहे कुछ भी, तो आप अपना टाइम जाया कर रहे हो। याद रखिए, अगर आपका दोस्त कोई कोचिंग में बैठा हुआ है ना, उसको जाके पूछिए वो कहां से पढ़ता है, वो मेरे चैनल से पढ़ता होगा, नहीं तो यूट्यूब पे किसी और से पढ़ता होगा, वो कोचिंग में समझ में नहीं आएगा, उसको कैसे समझ में आएगा अगर 8 घंटे की क्लासेस चल रही है। तो ये चीज ध्यान में रखिए, कोचिंग जाना इंतहाई बेवकूफी होते हैं। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि भाई ये कोचिंग वालों के ट्रैप्स हैं, कोचिंग वालों की, कोचिंग माफिया के ट्रैप्स हैं कि भाई हमारे कोचिंग के अंदर आओगे तो पढ़ाई होगी। ये सब बेकार बातें हैं, आप आराम से घर पे बैठ के पोजीशन ले सकते हो, और मेरे स्टूडेंट ने इसको प्रूव किया हुआ है। अलीशा was a gap year student जिससे मुझसे YouTube पे तैयारी कर रही थी और मुझसे मेरे बैच में आके पढ़ रही थी, 97 नंबर एनईडी में फर्स्ट पोजीशन थी। समी शाकिर मेरे बैच में बैठा हुआ था, ऑल्दो उसके अम्मा पापा ने जबरदस्ती उसका एक और जगह भी एडमिशन करवाया हुआ था, पर बैठ के पढ़ता मुझसे था बैच के अंदर, उसके अल्फाज है रिमार्क्स उसकी वीडियो के अंदर। सिमिलरली आपके पास ज़हरा बतूल थी, ज़हरा बतूल अफोर्ड नहीं कर सकती थी किसी कोचिंग को, और शी वाज द पोजीशन होल्डर ऑफ एनईडी 2022, सर है ना। सिमिलरली आपके पास एक और था, मेरे ख्याल में खालिद था, कौन था, इसकी 2021 में थी। इसी तरीके से नस के अंदर 156, 157, 158 नंबर लाने वाले भाई किसी कोचिंग में नहीं जा रहे, ये सिर्फ यूट्यूब से तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ बैच में आके मुझसे तालीम हासिल कर रहे हैं। 7th पोजीशन थी जीआईकेआई के अंदर मेरे एक शागिर्द की, 8.5 लाख रुपए की साल की स्कॉलरशिप है उसकी, 8.5 लाख रुपए की, मुजम्मिल हसन उसका नाम था, सिंपल बैठ के बैच में पढ़ाई करता था। भाई कहने का मकसद है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट के ऊपर इस मिथ को तोड़ना मेन मकसद है। अक्सर लोगों के पेरेंट्स के जहन में एक मिथ बनी हुई है कि भाई हम फिजिकल कोचिंग पे जाएंगे तो पढ़ाई होगी। बेटा फिजिकल कोचिंग में दूसरे फनकारियां बहुत होती हैं, ये बात आपसे वो इंसान कह रहा है जिसने फिजिकल कोचिंग वालों की मैथ से किताबें लिखी हैं, जिसने बहुत लंबा अरसा फिजिकल कोचिंग वालों के पास पढ़ा है। फिजिकल कोचिंग में पढ़ाई नहीं होती, सिर्फ आपका टाइम जाया होता है। एक बच्चे से 80-80 हजार रुपए लेके एक दड़वे के अंदर आपको 400-500 बच्चा बंद करके क्लासेस ली जा रही होती है, तो ये गलत चीज है, हमेशा उसके खिलाफ मैं इसलिए बात करता हूं, सर है ना। भाई यूट्यूब पे मैंने सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट डाला है, मुझसे अक्सर बच्चे ये कहते हैं सर कंप्यूटर को चैनल बता दें, भाई मेरी तरह के लोग बड़े और कम है। नसीम भाई मुझे इसलिए बड़े पसंद है कि नसीम भाई ने सब कुछ डाला हुआ है, नसीम भाई ने भी मेरी तरह, सर है ना। इसी तरीके से मैथ्स के ऊपर किसी ने नहीं डाला हुआ था, मैथ्स में सबसे पहला बंदा मैं था जिसने सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाले थे। तो भाई अगर आप तैयारी करना चाहते हो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लेक्चर डाले हैं, आप वहां से तैयारी कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको लगता है कि यार आपको सिर्फ फिजिक्स भी पढ़नी है, मुझे केमिस्ट्री भी पढ़नी है, मुझे कंप्यूटर भी पढ़नी है, मुझे बायो भी पढ़नी है एमडी कैट के लिए, मुझे इंग्लिश भी पढ़नी है, मुझे मैथ्स भी पढ़नी है, तो फिर आप उसके लिए मेरे बैच में भी आ सकते हो। उसकी पूरे साल की फीस 7,000 रुपए 6,500 रुपए होती है, बहुत मुनासिब फीस होती है कि हर बच्चा जो गरीब से गरीब तरीन बच्चा भी है ना वो उसको अफोर्ड कर सकता है। और अगर अफोर्ड नहीं कर सकता और मुझे लॉजिकल रीजन देता है, मुझे कोई प्रूफ देता है, तो मैं उसके इंस्टॉलमेंट प्लान कर देता हूं, मैं उसके ऊपर जो भी उसके होते हैं उसके चांसेस वगैरह कर देते हैं वहां पे। कहने का मकसद क्या है कि भाई अगर आप YouTube से इजीली कवर अप कर सकते हो हर चीज को, बट अगर आपको लगता है कि कहीं पे आप फंस रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉपर डिवोशन चाहिए, आपको प्रॉपर मोटिवेशन चाहिए, अगर आपको लगता है कि यार आपको प्रॉपर्ली एक टाइम टेबल एक शेड्यूल चाहिए, आपको हर सब्जेक्ट्स की प्रॉपर क्लासेस चाहिए, तो आप उसके लिए फिर बैचेस के अंदर भी आ सकते हो। सिंपल मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है, आप इसे मैसेज करो, आप सिंपल एक बहुत मुनासिब फीस होती है, आप उसको पे करने का उसको एनरोल हो सकते हो, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। और ये बैच आपको हर यूनिवर्सिटी की तैयारी करवाएंगे। अच्छा बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है कि सिर्फ नेट 3 के फीस 6,000 रुपए, या सिर्फ आपके पास ये अगस्त तक की फीस आपके पास इतनी आ रही है, या आपके पास सिर्फ एनईडी की बैच की फीस है। नहीं भाई, जो भी फीस होती है इसके अंदर आपके नस के नेट 4 की तैयारी भी होगी, नस के नेट 3 की तैयारी भी होगी, आपके पास फास्ट की तैयारी भी होगी, आपके पास दाऊद की तैयारी भी होगी, आपकी कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी भी होगी, आपकी एनईडी की तैयारी भी होगी, एंड सो ऑन। खैर वापस आते हैं मेन चीज के ऊपर। तो भाई कहने का मकसद ये है कि सबसे पहले आपने इन टॉपिक्स को कवर अप करना स्टार्ट करना है। दीज आर द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मगर एक चीज अपने जहन में रखिएगा, मैं एक चीज बहुत कैटेगोरिकली बता देता हूं बेटा, ये चीज अपने जहन में रखिएगा, ये सिर्फ इन टॉपिक्स को कवर करने से आपका पेपर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये टॉपिक्स देखो इंपॉर्टेंट सिर्फ वो करके जाता है जो नल्ला होता है, इंपॉर्टेंट सिर्फ वो करके जाता है जिसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। एक अच्छा बच्चा कभी ये नहीं करता, एक पोजीशन होल्डर बच्चा कभी ये नहीं करता। एक पोजीशन होल्डर बच्चा हमेशा अपनी तमाम चीजों को कवर अप करेगा। उसके पीछे मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग दे देता हूं कि बेटा देखो हमारे पास
जितने भी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट होते हैं कंप्यूटराइज टेस्ट होते हैं। एनईडी का टेस्ट कंप्यूटराइज टेस्ट है। कंप्यूटराइज टेस्ट का इंसान पेपर डिजाइन नहीं करेगा। कंप्यूटराइज टेस्ट में क्या होता है, लेट्स सपोज मेरे पास मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल, मैं इसमें जाके अपना आईडी पासवर्ड डालूंगा, अपनी लॉगिन ईमेल को डालूंगा। डालने के बाद क्या होगा बेटा, डालने के बाद ये होगा कि इस लैपटॉप की बैक साइड पे जो सॉफ्टवेयर चल रहा है उस सॉफ्टवेयर के अंदर यूनिवर्सिटी वालों ने हजारों क्वेश्चंस को फीड किया हुआ होता है। हजारों क्वेश्चंस के अंदर से कोई से भी 25 एमसीक्यूज मैथ्स के, कोई से भी 25 फिजिक्स के, कोई भी 25 केमिस्ट्री या कंप्यूटर के या 25 इंग्लिश के मेरे पास खुद ब खुद आ जाएंगे। बहुत से केसेस में बच्चों ने आके ये भी बताया कि सर मेरे पास 10 क्वेश्चन स्ट्रेट कॉनिक्स के आ गए, सर 10 क्वेश्चन इंटीग्रेशन के आ गए, सर 12 क्वेश्चन मेरे पास डेरिवेटिव के थे, सर मेरे पास 8 क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम के आ गए। अब आप बोलोगे सर आपने तो बाइनोमियल थ्योरम लिखा ही नहीं है, तो भाई बाइनोमियल थ्योरम इज आल्सो इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपसे कहा दीज आर द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बाकी टॉपिक्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मकसद क्या है बेटा, कहने का मकसद ये है कि अच्छा बच्चा सारे टॉपिक्स को कवर करेगा, वो कुछ छोड़ के नहीं जाएगा चॉइस के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीजन ये कि जब कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होते हैं तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन सिर्फ इन टॉपिक से नहीं आएगा। नस का टेस्ट कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होता है। कंप्यूटराइज्ड टेस्ट का मतलब क्या है कि भाई 80 एमसीक्यूज कहीं से भी आ सकते हैं। और आप लोगों ने तो मुझसे अगर पढ़ते हो, मुझसे तालीम हासिल करते हो, तो आप देखते होगे कि मैं नस के हर नेट के बाद उनके एमसीक्यूज को सॉल्व करवा रहा होता हूं। आई होप किसी ना किसी ने वीडियो खोल के कभी जिंदगी में देखी हो। तो भाई कितने सारे एमसीक्यूज एक ही चैप्टर से आ रहे होते हैं। 80 एमसीक्यूज है भाई, कहीं से भी उठाएगा वो, सॉफ्टवेयर की मर्जी होती है। बाय द वे मैंने एनईडी के, मैंने नस के हजारों क्वेश्चन अभी तक सॉल्व करवा चुका हूं। फास्ट टेस्ट भी कंप्यूटराइज्ड होता है। हजारों क्वेश्चन मैंने फीड करवाए अपने लैपटॉप के थ्रू। हजारों क्वेश्चन का मतलब क्या है कि भाई कितने सारे क्वेश्चन उन लोगों ने बना के रखे हुए हैं। जाहिर सी बात है ना बेटा, वो कोई नॉर्मल कोई गली मोहल्ले का स्कूल तो नहीं चला रहे यूनिवर्सिटी वाले, वो एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं। जैसे एनईडी के अंदर मैंने हजारों क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं। 2019 से लेकर 2023 तक के जितने कंप्यूटराइज्ड टेस्ट थे एनईडी के, जितने कंप्यूटराइज्ड टेस्ट थे, मैंने सारे मैथ्स के सॉल्व करवाए हुए। तो आपने करना क्या है, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द एनईडी, आपने साथ साथ मेरी उन वीडियोस को लाजमी तौर पे देखना है। अच्छा, मैं यहाँ पे 2 अनाउंसमेंट और भी कर रहा हूँ आज की क्लास के अंदर। पहली अनाउंसमेंट कि मेरी कोशिश ये है कि मैं इंशाल्लाह एक प्लेलिस्ट लेकर आ रहा हूं जिसमें मैं 2005 से लेके एनईडी के 2019 तक के तमाम पेपर्स को और सॉल्व करवा दूंगा। सही है ना? मैं आप तमाम बच्चों के साथ एक कमिटमेंट करता हूं कि इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि मैं एनईडी के टेस्ट से पहले 2005 से लेके 2019 तक के तमाम पेपर्स को सॉल्व करवाऊं इंशाल्लाह ताला। और 2019 से लेके 2023 के जितने कंप्यूटराइज्ड टेस्ट थे एनईडी के, मैंने सारे ऑलरेडी सॉल्व करवाए हुए हैं। और कंप्यूटराइज्ड टेस्ट आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कंप्यूटराइज्ड टेस्ट का मतलब क्या है बेटा, देखो कंप्यूटराइज्ड टेस्ट का मतलब ये है कि उस सॉफ्टवेयर के जितने हजारों क्वेश्चन थे ना, मैंने 90% क्वेश्चंस के मैंने सॉल्यूशन डाले हुए हैं। तो जो एनईडी का बच्चा उसका फायदा है कि भाई मैंने मैथ्स की तैयारी तो आपकी 100% इजीली हो सकती है कि मैंने कंप्यूटराइज्ड टेस्ट के तकरीबन सारे सॉल्यूशन अपलोड करे हुए हैं। मगर हो सकता है भाई एनईडी उसको चेंज कर दे, हो सकता है एनईडी उसमें गड़बड़ कर दे, हो सकता है उसमें मसला प्रॉब्लम कर दी जाए, हो सकता है और क्वेश्चन एनईडी ऐड कर दे। तो भाई सिर्फ उनको कवर नहीं करना। मैं हमेशा बच्चे से कहता हूं भाई इफ यू आर अ पोजीशन होल्डर गाय ना, तो आपने कभी फिर इफ्स एंड बट के ऊपर यकीन नहीं करना होता। आपने अपनी मेहनत भी करनी है ना। अल्लाह पाक भी यार ऊपर देख रहा है, ऊपर वाला जो आपको जो भी खुदा है वो भी आपको देख रहा है। आपको क्यों मिलेगी? आप क्यों अलीशा बनोगे? आप क्यों समी शाकिर बनोगे? आप क्यों जहरा बतूल बनोगे? या अगर पोजीशन होल्डर्स थे, जैसे आकिब था, हादी अली था, आप क्यों ये बनोगे? आप उस वक्त ये बनोगे जब आप मेहनत करोगे। इन तमाम बच्चों में एक बात कॉमन है कि भाई सर हमने अपनी तरफ से बेस्ट दिया, सर हमने 100% पढ़ाई करी, हमने रातों को जाग के पढ़ा, हमने सुबह 6-6 बजे उठ के पढ़ा। एक बात इन सब में कॉमन है। तो भाई अगर आप अभी भी पबजी खेलने में लगे हो, फजूल कामों में लगे हो, अपने नाइंसाफी कर रहे हो, आप लिटरली नाइंसाफी कर रहे हो। यू मस्ट बी सीरियस नाउ, यू मस्ट बी सीरियस नाउ। इट्स जस्ट समथिंग यार आपके लिए जस्ट ये सिर्फ 3-4 महीनों का टाइम है। आज क्या है? आज आपके पास मार्च में हम खड़े हुए हैं, कल आपके पास क्या होगा? अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई, ये 3-4 महीनों की कहानी है। अगस्त के अंदर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में बैठे होने चाहिए। अगर नहीं बैठे हुए इसका मतलब क्या होगा? आपने 4 महीने की पूरी स्ट्रगल अपनी जाया कर दी। भाई लाइफ इज अ रेस, आपको उसको फाइट अप करना है। तो भाई इंशाल्लाह एक तो ये है कि मैं 2005 से लेके 2019 तक के एनईडी के तमाम पेपर्स को सॉल्व करवा रहा हूँ। अच्छा, जो बच्चे मेरे नस्ट के, फास्ट के, आईबीएस, सीएस के, भाई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यू आर स्टिल माय गाइस। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, नस की तो मैंने यार एक वीडियो बना के रखी है नेट टू की, मुझे अभी तक उसको एडिट करने का मौका नहीं मिला, मैं इतना बिजी चल रहा था बीच के अंदर भी। तो नस के नेट टू की वीडियो इंशाल्लाह मैं भी अपलोड कर दूंगा। और बाकी नस के पेपर्स को भी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। नेट 3 जैसे से भी होगा उसको भी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। आईबीएस सीएस के मैंने पेपर्स को रेडी करवा लिया। आईबीएस सीएस के पेपर्स मेरे पास मौजूद हैं। आईबीएस सीएस के जितने सैंपल पेपर्स हैं सबको सॉल्व करवाऊंगा। आईबी के, बीबीए के जितने सैंपल पेपर्स अवेलेबल हैं इंशाल्लाह उन सबको सॉल्व करवा रहा हूँ। और मेरे पास बहुत सारा कंटेंट इसको आया हुआ है, तो इंशाल्लाह उसको भी सॉल्व करवाना स्टार्ट करना है मैंने। तो आईबीएस सीएस वालों इंशाल्लाह जुलाई के अंदर आपसे मुलाकात है। तो भाई उससे पहले आपके तमाम पेपर्स को सॉल्व करवा रहा हूँ। सिमिलरली फास्ट के, बेटा फास्ट के मैंने कंप्यूटराइज्ड पेपर्स के ऑलरेडी सॉल्यूशंस डाले हुए हैं, ऑलरेडी मैंने अपलोड करे हुए हैं। बगैर
मैं जो लास्ट ईयर का कंप्राइज पेपर था, जो बच्चों ने मुझसे शेयर किया था, मैं उसको भी इंशाल्लाह ताला अभी सॉल्व करवा रहा हूँ। मेरा आपसे कमिटमेंट है, जो बच्चे फास्ट की मुझसे तैयारी कर रहे हैं, मैं उसके लिए फास्ट के लास्ट ईयर के पेपर्स को भी सॉल्व करवा रहा हूँ। अगेन जैसे मैंने आपसे कहा बेटा, इन कंप्यूटर्स के अंदर हजारों क्वेश्चंस होते हैं, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, आप सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते, तो इसलिए आपने कंप्लीट अपनी तैयारी करनी है कि किसी भी तरह का क्वेश्चन है आप उसको इजीली सॉल्व कर सको। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर एक अनाउंसमेंट तो ये होगी पास्ट पेपर्स वाली। दूसरी अनाउंसमेंट ये थी कि भाई एक प्लेलिस्ट के बारे में सारे बच्चे मुझसे फरमाइश कर रहे थे, शॉर्टकट्स की प्लेलिस्ट दें। बाय द वे, सिर्फ एनईटी में कैलकुलेटर अलाउ होता है, ना नस में कैलकुलेटर अलाउ है, ना फास्ट में कैलकुलेटर अलाउ है, ना यूईटी में कैलकुलेटर अलाउ है, ना किसी और यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ है, दाऊद में कैलकुलेटर अलाउ है। तो बहुत सारे बच्चों की फरमाइश थी कि सर एक आप शॉर्टकट्स की प्लेलिस्ट बनाएं जिसके अंदर आप हर चैप्टर के वन शॉट, आप हर पर्टिकुलर चैप्टर के वन शॉट ट्रिक्स को लाजमी तौर पे डिस्कस करें। तो मैं उसके ऊपर इंशाल्लाह वर्किंग कर रहा हूं, इंशाल्लाह वो भी आने वाले दिनों के अंदर मैं अपलोड करना स्टार्ट कर रहा हूं, उसके ऊपर इंशाल्लाह मेरी तरफ से पूरी कोशिश है। तो भाई ये 3-4 चीजें मैं आपसे बात करी है ना कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा, दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री हो, कंप्यूटर हो, आईक्यू। अच्छा, आईक्यू की तैयारी कैसे करनी है इसको भी जरा समझ लीजिए। भाई मेरे चैनल के ऊपर अगेन लास्ट ईयर मुझसे मेरे फास्ट के बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट करी थी, मुझसे मेरे नस के बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट करी थी, तो मैंने तमाम के तमाम आईक्यू के लेक्चर्स अपलोड करे हुए। आईक्यू में कोडिंग डिकोडिंग हो, आईक्यू में सीक्वेंस सीरीज हो, आईक्यू के अंदर डायरेक्शन साइंस के क्वेश्चंस हो, आईक्यू के अंदर आपके पास क्या थे वो कोडिंग डिकोडिंग हो गई और नॉवल डायरेक्शंस के क्वेश्चंस, मैंने हर तरह के आईक्यू के क्वेश्चंस को अपलोड करा हुआ है। तो आईक्यू के अंदर मेरे टोटल 4 या 5 वीडियोस हैं, 1-1 घंटे की, 1.5 घंटे की, उसमें मैंने कंप्लीट सारे टॉपिक्स को कवर अप किया हुआ है। तो आईक्यू के लिए आप सिंपल इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो, आराम से आपकी तैयारी आईक्यू की पूरी हो जाएगी, 100% तैयारी हो जाएगी। बाकी जहां तक की बात आती है कि सर आप तैयारी कैसे करें, अब फोकस टाइम मैनेजमेंट को कैसे करें। देखो, टाइम मैनेजमेंट आपको इस तरीके से करना है कि जैसे आजकल रमजान चल रहे हैं, तो भाई रात के 12 बजे लाजमी तौर पे सो जाओ, क्योंकि सुबह सहरी में तो उठना ही उठना है, 4 बजे तो उठना है आप लोगों ने, लाजमी तौर पे रात में सो जाओ 12 बजे तक। कोशिश करो कि सुबह बेटा उठने के बाद या नॉर्मल डेज के अंदर भी आप कोशिश करो 12 बजे सो जाओ, और सुबह फजर के बाद आप लाजमी उठो, जैसे आप आजकल सहरी के बाद उठ रहे हो, और फिर आप सहरी के बाद पढ़ना स्टार्ट करो, सहरी के बाद कवर करना स्टार्ट करो। याद रखिएगा, सुबह सादिक का जो टाइम होता है, सुबह का जो टाइम होता है ना बच्चा, वो टाइम सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम होता है। उस टाइम में आप आसानी से कोई भी टॉपिक को याद कर सकते हो। तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ऐसे सब्जेक्ट, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उनको सुबह का टाइम दिया करो। फिर दोपहर का जो टाइम होता है, जब आपको रोजा लग रहा है, जब आपको लगता है कि यार नींद का गलबा आ रहा है, जब आपका दिल चाह रहा है पबजी खेलने का, जब आपका दिल चाह रहा है लूडो स्टार खेलने का, जब आपका दिल चाह रहा है फजूल में फनकारी करने का, उस टाइम मैथ्स को लेके हमेशा बैठो। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपका माइंड थका हुआ भी होगा ना थोड़ा, आप उसको प्रोसेस कर सकते हो, आप इजीली उसको कवर अप करना स्टार्ट कर सकते हो। आप नाते सुनते हुए, कुछ भी सॉन्ग सुनते हुए आप उसको इजीली कवर अप कर सकते हो मैथ्स को। तो भाई मैथ्स के अंदर लेक्चर्स करो। सबसे पहला काम, मेरे YouTube पे जो लेक्चर्स अवेलेबल है उनको कवर अप करो। अगर आप मुझसे YouTube के थ्रू पढ़ रहे हो तो मेरे YouTube पे जो लेक्चर्स हैं दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर हर चैप्टर के मैंने 3-3, 4-4 लेक्चर डाले हुए ना बेटा, उसके पीछे कोई लॉजिक है। जैसे सीक्वेंस सीरीज का पहला लेक्चर है, सिंपल मैंने समरी डाली हुई है, एक वन शॉट लेक्चर है सीक्वेंस सीरीज का पहला लेक्चर, मगर दूसरे लेक्चर में फिर मैंने उसी वन शॉट के अंदर से जो पहला टॉपिक था उसके डिटेल पास्ट पेपर्स करवाए थे, नस्ट के, फास्ट के, आईबीए के, एनईडी के, फिर दूसरे टॉपिक के करवाए थे दूसरे लेक्चर में। इस तरीके से पूरा कवर अप करवाया था। फिर डेरिवेटिव के अंदर मैंने एक टॉपिक डेरिवेटिव का डाला, उसके सारे पास्ट पेपर के साथ, दूसरा डाला डेरिवेटिव के पास्ट पेपर एंड सो ऑन। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई इस चीज को साथ साथ कवर करो, इस चीज को साथ साथ लेके चलो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। और जो बच्चे मुझसे ऑनलाइन बैचेस के अंदर पढ़ रहे होते हैं, तो भाई अगर आपने अभी तक आपकी तैयारी वैसी नहीं चल रही, कोई मसले की बात नहीं, एटलीस्ट जो लाइव क्लासेस अब से हम ले रहे होंगे उनको आपने कवर अप करना स्टार्ट करना है, और हम सारी चीजें दोबारा भी कवर अप कर रहे होंगे, सारी चीजें दोबारा भी इंशाल्लाह कवर अप कर रहे होंगे। तो आपने करना क्या है कि भाई आपने जो लाइव क्लासेस आपकी चल रही है उनको साथ साथ कवर अप करो, और साथ साथ हम लोग क्रैश की सूरत के अंदर भी अब चल रहे होंगे, यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले कवर अप करेंगे और फिर रिमेनिंग टॉपिक्स को आहिस्ता आहिस्ता मूव अप कर रहे होंगे। तो कहने का मकसद क्या है भाई, अगर एप्टीट्यूड मुझसे इधर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या इधर आप यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हो, और जो बच्चे यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हैं वो भी मेरे ऑनलाइन बैच में इजीली आ सकते हैं। सिंपली बहुत कम फीस होती है बेटा, आप सिंपल मेरे नंबर के ऊपर जैज कैश कर सकते हो, इजी पैसा कर सकते हो, सदा पे कर सकते हो। 7000 रुपीज की जो अमाउंट होती है उसको पे करने के बाद इसी नंबर पे व्हाट्सएप करना होता है, आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर डिटेल्स पूरी ले सकते हो एंड सो ऑन। सेकंड नंबर के ऊपर एनईडी का सब राउंड 1 कब है, राउंड 2 कब है, तो भाई नस का नेट 3 आपके पास अप्रैल के अंदर है, नेट 4 आपके पास जून के एंड के अंदर, ऐसे मैंने आपको बताया। फास्ट का एक ही राउंड होता है जुलाई के अंदर, जुलाई के स्टार्ट के अंदर। एनईडी के राउंड 2 कंफर्म नहीं है बेटा, एनईडी का राउंड 1 कंफर्म है। राउंड 1 अभी कंफर्म हो गया कि मई के अंदर, और अगेन अभी तक उसकी डेट नहीं आई है ऑफिशियली डेट नहीं आई है, बट ऑब्वियसली एक गैजेट नोटिफिकेशन जो आया है उसके मुताबिक साफ लिखा हुआ है कि 30 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि पहला जो राउंड आ रहा है वो मई में आ रहा है, और राउंड 2 का उसमें कहीं इंस्ट्रक्शंस नहीं है, तो अभी ये भी कंफर्म नहीं कि राउंड 2 होगा नहीं होगा। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि सर राउंड 1 अगर मैं ना दूं तो क्या होगा, तो भाई राउंड 1 अगर ना दो ना, और अगर राउंड 2 नहीं हुआ तो बेटा बहुत कुछ हो जाएगा, इसलिए राउंड 1 लाजमी तौर पे देना है, क्योंकि देखो बेस्ट ऑफ 2 स्कोर काउंट हो रहा है। तो राउंड 1 में अगर आप कम से कम स्कोर भी करते हो तो मसले की बात नहीं है, राउंड 2 में अच्छा इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि अभी कुछ नहीं पता राउंड 2 होगा नहीं होगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि राउंड 2 अवेलेबल होगा नहीं होगा, इसलिए चीज को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, राउंड 1 फॉर्म फिल कैसे करते हैं एनईडी के, उसको मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा,
कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता फॉर्म फिल करने के लिए, सिंपल आप पिक्चर वगैरह डाल के अपना वो करते हो, सिंपल तरीके से आपका फॉर्म फिल होता है। मतलब उसमें कुछ भी खास चीज नहीं होती, कोई डोमिसाइल कुछ नहीं चाहिए होता, वो सारी चीजें एडमिशन के टाइम पे चाहिए होती हैं। सेकंड नंबर के ऊपर फॉर्म फिल करने के हवाले से फास्ट के फॉर्म्स 20 मई से ओपन हो रहे होंगे, तो मैं उसी वक्त उसकी वीडियो बनाऊंगा फास्ट की, कि फास्ट के फॉर्म्स को अपने फिल कैसे करना है। एनईटी के फॉर्म 25 मार्च से ओपन होंगे, तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो डिजाइन कर दूंगा आप लोगों के लिए, आपको आसानी हो जाए। पास्ट पेपर्स को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई एनईटी के पेपर्स हो, नस्ट के पेपर्स हो, आईबी के पेपर्स हो, हमने कैसे कवर अप करने हैं। आई विल बी कवरिंग दोस एज वेल फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई मेरी कोशिश होती है कि पाकिस्तान के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम दी जाए, तो भाई मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो काम कर सकता हूँ यूट्यूब पे कर रहा होता हूँ। जाहिर सी बात है एक साइड बिजनेस भी चल रहा होता है कि भाई अगर आप ऑब्वियसली कहीं पे किसी और बंदे के वजह से जा रहे हो जहाँ पे दूसरे टीचर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो मुझे उनको पे करना पड़ता है। तो जो एप्टीट्यूड बैजेस होते हैं उसमें बड़ी मिनिमम अमाउंट इसलिए रखी जाती है कि हर बच्चे उसको अफोर्ड कर सके। इस वक्त एप्टीट्यूड की जो कीमत चल रही है 60-70 हजार रुपए चल रही है बेटा, उसके मुकाबले ऑलरेडी बहुत कम कीमत पैसे लेके पढ़ा रहे हैं। और अगर आपका कोई दोस्त किसी महंगे कोचिंग में पढ़ता है तो उससे अगर पूछिएगा कि वो पढ़ता मुझसे ही होगा कहीं ना कहीं आके, तो भाई यूट्यूब के ऊपर सारा काम मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा होता हूँ, सारा चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और जो बच्चा फिर यूट्यूब से मुतमईन होता है बिल्कुल मेरे बैच में आता है, और बैच में आने के बाद वो आराम से बैठ के चीजों को कवर अप कर सकते हैं, और दूसरे सब्जेक्ट्स की तैयारी भी उसकी हो रही होती है। तो अगेन आप चाहे तो मुझसे यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो मुझसे बैच में आके पढ़ सकते हैं, सो ऑन। तो ये पूरी एक वीडियो जो मैंने डिजाइन करी थी आज के लिए आप लोगों के लिए, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगी। इस वीडियो में जो मैंने बातें करी आपको समझ में आएंगी, क्योंकि ये बहुत एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वीडियो थी भाई। मैंने अपने रोजे में इतना बोला हूं, आपको समझ में आया होगा क्यों, क्या रीजन थी कि भाई इतनी मेहनत करने के पीछे एक ही लॉजिक होती है कि बच्चे को बात समझ में, कि मैं देख रहा था काफी सारे बच्चे बहुत परेशान चल रहे हैं। तो भाई परेशान होने की जरूरत नहीं, जस्ट नीड टू गिव योर बेस्ट, और आप इजीली अपना बेस्ट दे सकते हो बेटा। कैसे बेस्ट दे सकते हो, देखो पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप करो, इधर वो फिजिक्स है, इधर वो केमिस्ट्री है, इधर वो कंप्यूटर है, इधर वो इंग्लिश है, इधर इट इज IQ और इट इज समथिंग एल्स। कहने का मकसद है कि सबसे पहले आप काम कैसे कवर करो, आप सबसे पहले नंबर के ऊपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जाओ, और उसमें से भी कोशिश करो फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स को पहले उठाओ। आप पहले वो टॉपिक्स उठाओ जो आपके बिल्कुल रिवाइज नहीं है, क्योंकि देखो सेकंड ईयर के टॉपिक्स तो अभी आप ऑलरेडी कवर अप कर रहे हो। अपना टाइम शेड्यूल ऐसे मैनेज करो कि लेट्स सपोज सुबह सादिक के बाद, सुबह सहरी के बाद जब नमाज वहां से फारिग हो जाए आप लोग, लाजमी तौर के ऊपर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को उठाओ। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स का मतलब क्या है, फिजिक्स या केमिस्ट्री को उठाओ। और जो बच्चे आईबीए की या फास्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके ऊपर लाजिम है कि वो मैथ्स को इंपॉर्टेंट और मुश्किल टॉपिक को सुबह के टाइम पे उठाएं, सही है ना। और सेकंड ईयर को इवेंचुअली फिर अफ्तारी के बाद टाइम दो, थोड़ा बहुत उसको उस वक्त देखो। भाई आपने सेकंड ईयर को ए लेवल्स को जस्ट पास करना है, रिमेंबर दिस थिंग, सेकंड ईयर ए लेवल्स मैटर नहीं करता। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो यूनिवर्सिटी के अंदर, तो बेटा अगर आपकी फर्स्ट ईयर की आपकी ओ लेवल्स की इक्विवेलेंसी अच्छी है तो आपने टेस्ट पे ज्यादा मेहनत करनी है, टेस्ट को मेजरली टाइम देना है। टेस्ट समथिंग दैट मैटर्स अ लॉट हियर, एनीथिंग else doesn't matter, remember this thing, anything else doesn't matter, test matters a lot। भाई आप अगर अपने A levels के बाद अपने इंटर के बाद टेस्ट को टाइम देना स्टार्ट करोगे, आपके पास टाइम नहीं अवेलेबल होगा, चिड़िया चुग जाएगी खेत, टाइम ही नहीं होगा, कैसे करोगे सॉल्व, नहीं कर पाओगे। भाई जुलाई तक आप में से क्या लगता है, अच्छा मेरे पास ऐसे ऐसे नमूने को मैसेज आते हैं कभी कभार, तो सर वो 2 हफ्ते के अंदर 2 दिन में हम तैयारी करवा दें। अब देखो जब आपका A levels एंड होगा ना, तो A levels एंड कब होगा आपका, मई जून सीरीज आपकी जून तक जाके एंड होगी। सिमिलरली इंटरमीडिएट के जो बच्चे उसके प्रैक्टिकल जून में खत्म होंगे, आपके पास खाली 15 दिन बचेंगे। बेटा 15 दिन के अंदर कोई माइकेलाल आपको एप्टीट्यूड की तैयारी नहीं करवा सकता, कोई बंदा आपको 20 दिन में तैयारी नहीं करवा सकता। तो आपको साथ साथ चीजों को लेके चलना है। भाई मैं स्टार्टिंग से बात बताते हुए आ रहा था, जब आपकी सेकेंडरी क्लासेस चल रही थी, मैं उस वक्त से बता रहा था कि एप्टीट्यूड के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करो, एप्टीट्यूड के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करो, एप्टीट्यूड इज समथिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड उस वक्त आप लोगों ने यकीन नहीं किया था। अब आप खुद देख रहे हैं कि भैया कितना मुश्किल हो रही है, कितना रायता फैल चुका है। तो भाई रायते को समेटने का एक ही तरीका है कि आज से बैठ के अपने फर्स्ट ईयर टॉपिक्स को रिवाइज करना स्टार्ट करो, फर्स्ट ईयर के कॉन्सेप्ट को लेना स्टार्ट करो, और इंशाल्लाह आप इजीली इवेंचुअली उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हो, इवेंचुअली हम उसको कवर अप कर सकते हैं। तो यही छोटा सा मैसेज था। बाकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप चाहे तो एप्टीट्यूड बैच में आ सकते हैं, बहुत मिनिमल फीस होती है, सिंपल तरीके से व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, और सिंपल फीस होती है 7,000 रुपीज के अराउंड। तो अब 7,000 रुपीज फीस देने के बाद सिंपल तरीके से आप तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी इजीली कर सकते हैं। तो यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे, उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।